हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिर से आपके लिए आ गया है एसएससी एकेडमी, पुनः एक बार फिर आपके लिए आया है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि आपको पता है एसएससी एकेडमी आपके लिए लाता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो साइंस के होते हैं और आने वाली आगामी परीक्षा जो कि एएलपी है, आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम देने वाला है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन क्या है वह देखिए। क्वेश्चन आज का जो क्वेश्चन है वह देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं। आपका ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है फफूंदी, ऑप्शन सी है विषाणु, ऑप्शन डी है आपका अपघटक। ऑप्शन डी आपका क्या है, अपघटक। तो देखिए क्या होता है, सड़े गले पदार्थ को जो सरल पदार्थ में बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपघटक। क्या बोलते हैं, अपघटक। इस सवाल का आंसर क्या हुआ, अपघटक। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, जैसे आपके सामने क्या है, आपके सामने ये जीवाणु है। आपको पता होना चाहिए या आपको जानकारी होना चाहिए जीवाणु का खोज किसने किया। आपका जवाब क्या होगा, जीवाणु का खोज किया एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया। ठीक है, जीवाणु खोज किसने किया, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। अब कभी कभी आपके सामने आता है कौन सा बीमारी जीवाणु से होने वाला है, बैक्टीरिया से होने वाला है। तो बैक्टीरिया से जो होने वाली बीमारी है, जैसे टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, क्षय रोग हो गया, प्लेग हो, ये सब बीमारी किससे होता है, जीवाणु से होता है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, देखिए फफूंदी। फफूंदी कवक जिसको बोलते हैं, फंगस जिसको बोलते हैं, वह क्या है, फफूंदी है। ठीक है, तो फफूंदी से होने वाले जो रोग होता है वह होता है दम्मा, खाज, एथलीट फुट, गंजापन इत्यादि। ये सब किससे होते हैं, दम्मा किससे होता है, तो फफूंद से यानी फंगस से, कवक से होता है। खाज किससे होता है, खाज खुजली, यह भी किससे होता है, फंगस से होता है। एथलीट फुट किससे होता है, फंगस से। गंजापन किससे होता है, फंगस से। ठीक है, अब यह है एक क्या है, विषाणु। ठीक है, विषाणु, विषाणु के बारे में बता दें कि विषाणु कैसा होता है, जीवित और अजीवित दोनों होता है। विषाणु को हम कहते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच की कड़ी कहता है। ठीक है, विषाणु का खोज किसने किया था, इवानोस्की। विषाणु का खोज किसने किया था, इवानोस्की। विषाणु से होने वाले कुछ बीमारी, विषाणु से होने वाले कुछ बीमारी जो है यह क्या होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए, रेबीज होता है, हर्पीस होता है, एड्स होता है, छोटी माता होता है, चेचक होता है, पोलियो होता है। ये सब किससे होता है, विषाणु से होने वाले बीमारी। दोस्तों आप सिर्फ ये मत देखिए कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत से क्वेश्चन दिया जाता है। तो कृपया क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के बाद की बात को आप ध्यान से सुनेंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो पे 100 लाइक का टारगेट रखते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग 100 लाइक पूरा जरूर करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर में उपयोग होने वाला आईसी चिप निम्नलिखित से बनता है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाला आईसी चिप किसका बनता है, ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है सिलिका, ऑप्शन डी है सिलिकॉन। ऑप्शन डी आपका क्या है, सिलिकॉन। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो चिप बनता है वह किसका बनता है, कंप्यूटर का जो चिप बनता है वह बनता है सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन का बनता है। ठीक है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंप्यूटर का चिप है सिलिकॉन, आपसे पूछेगा भारत में सिलिकॉन वैली क्या है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो आपको बताना है भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ है, बेंगलोर में। ठीक है, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ है, बेंगलुरु में है। बात समझ गए। कभी कभी आपसे पूछेगा बताइए कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गया हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है। हेपेटाइटिस बी जो वायरस है कौन सा रोग कराता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या है, मलेरिया, ऑप्शन बी है एड्स, ऑप्शन सी है मस्तिष्क ट्यूमर, ऑप्शन डी है आपका
पीलिया। तो आपका जो हेपेटाइटिस बी है यह एक वायरस है और इस वायरस के कारण जो बीमारी होता है उसका नाम है पीलिया। क्या नाम है? पीलिया। पीलिया किसको प्रभावित करता है? तो आपके लीवर को यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन ऑप्शन है मलेरिया। आपसे पूछेंगे मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। मलेरिया किस कारण होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। जबकि इसका वाहक जो होता है वह होता है एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर क्या होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम का वाहक होता है। ठीक है, देखिए एड्स दिख रहा है। एड्स कैसा बीमारी है? तो वायरस द्वारा फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, इस बीमारी का जो वायरस होता है उसका नाम होता है HIV। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका यह ऊपर पे देखिए मोबाइल नंबर शो करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वह देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक विद्युत लैंप में 60 वाट एवं 230 वोल्ट निर्दिष्ट है। यदि एक यूनिट का मूल्य ₹1.25 हो तो 8 घंटे तक इसका उपयोग करने पर कितना व्यय होगा? ठीक है, ऑप्शन ए है ₹1.25, ऑप्शन बी है 0.60, ऑप्शन सी है 0.40, ऑप्शन डी है 0.20। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें जैसे आपके घर में बल्ब होता है, पंखा होता है, तो आपके घर में जो बिजली बिल होता है तो वह बिजली बिल किस पे आता है? किलोवाट घंटा पे, यानी कि यूनिट के हिसाब से लगता है। तो यहाँ पर बोला 1 यूनिट होगा तो वह कितना होगा? ₹1.25। तो आपको बता दें जब भी कोई सवाल रहे कि कितना यूनिट हुआ तो जितना वाट रहेगा वह वाट लीजिएगा। ठीक है, और जितना घंटा रहेगा, ठीक है, उस घंटा को क्या कर दीजिएगा? आप गुना कर दिए तो उतना वाट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किलो वाट करना है तो फिर 1000 से भाग। देखिए आपको बना के दिखाते हैं। इसमें क्या है? 60 वाट है तो 60 लिख दिए। ठीक है, अब क्या है? गुना कितना करना है? 8। ठीक है, अगर पूछता कितना वाट हुआ तो इतने वाट हुआ, 60 गुना 8। लेकिन किलो वाट करना है तो इसको हम क्या करेंगे? पहले 1000 से क्या कर देंगे? 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, इतना हो गया किलो वाट। इतना क्या हो गया? इतना यूनिट हो गया। लेकिन आपको बोला है 1 मिनट का कितना पैसा होगा? ₹1.25। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ₹1.25 यानी कि 1.25 जो लिखेंगे तो वो उसको हम लिख सकते हैं 125/100। ठीक है, 125/100 लिखेंगे। इसको आप सॉल्यूशन कीजिए। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो देखिए कितना आता है। देखिए 25 का पहरा पढ़ेंगे, 5 बार में ये कटेगा और ये कटेगा 4 बार में, कट गया। ठीक है, देखिए इस 4 को पढ़ेंगे, नीचे 4 है और इसको 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए ये 5 दूनी 10, 1 10 ये कट गया और इस 10 से ये 10 कट गया। बचा कितना? बचा आपका 6/10। कितना बचा है? 6/10। 6/10 मतलब कितना होता है? 6/10 मतलब होता है 60 पैसा, मतलब कि 0.60 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है? ठीक है, कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की? तो ऑप्शन ए है एक्सरे, ऑप्शन बी है प्रकाश किरण, ऑप्शन सी है ध्वनि तरंग, ऑप्शन डी आपका क्या है? रेडियो तरंग। तो ध्रुवित नहीं होता है वह जो होता है वह क्या होता है? आपका ध्वनि तरंग होता है। क्या होता है? वह आपका होता है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बाकी आपका जो जितना भी अनुप्रस्थ तरंग होता है, क्योंकि ध्वनि तरंग देखिए आपको बताते हैं, आपसे पूछा जाएगा ध्वनि तरंग कैसा तरंग, तो इसका आंसर होता है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंग कैसा होता है? अनुदैर्घ्य। जबकि प्रकाश कैसा होता है? अनुप्रस्थ तरंग। तो और फिर क्या होता है? प्रकाश हो गया, एक्सरे हो गया, यह होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सब जो होता है यह अनुप्रस्थ टाइप का होता है। इस सब, ठीक है, इस सब को ध्रुवित किया जा सकता है, जबकि
रेडियो तरंग को, ये क्या है, ध्वनि तरंग को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्सरे, आपके एक्सरे के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सरे का खोज किसने किया? एक्सरे का खोज किया रोंटजन। एक्सरे का खोज किसने किया? रोंटजन। ठीक है, वैसे ही आपका ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, यह आप जान गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा? बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? देखिए, एक तरफ आपको अम्ल दिया है, एक तरफ पदार्थ, मतलब कि पूछ रहा है लैक्टिक अम्ल में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल नींबू में होता है। साइट्रिक अम्ल होता है दूध में होता है। सैलिसिलिक अम्ल चाय में होता है। टार्टेरिक अम्ल इमली में होता है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए, इनमें से सही जो है वह आपका डी है। टार्टरिक अम्ल किस में होता है? इमली में होता है। बाकी लैक्टिक अम्ल नींबू में नहीं होता है, साइट्रिक अम्ल दूध में नहीं होता है, सैलिसिलिक अम्ल चाय में नहीं होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल किस में होता है? तो लैक्टिक अम्ल आपका दूध में होता है, तब सही होता है। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू होता है। सैलिसिलिक अम्ल किस में होता है? यह आपका तेल में होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल देखिए, बोल रहा है एड्स नहीं फैलता है। ऑप्शन है सेक्स करने से। ठीक है, ऑप्शन बी है संक्रमित सुई का उपयोग करने से। ऑप्शन सी है आपका संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से। ऑप्शन डी है बातचीत करने और मरीज को छूने से। तो एड्स कैसा बीमारी है आपको बता दें। एड्स कैसा है? रक्त संचरण का बीमारी। अगर आपका किसी एड्स फैले हुए व्यक्ति से रक्त में कांटेक्ट हो जाएगा, ब्लड कांटेक्ट हो जाएगा, तब आपको भी एड्स फैल जाएगा। ठीक है, इसमें से ब्लड कांटेक्ट होने वाला, देखिए सेक्स क्रिया में भी ब्लड कांटेक्ट होता है। संक्रमित सुई, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है उसको सुई देंगे तो उसके सुई से आप सुई ले लीजिएगा, आपको भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, संक्रमित मरीज का, अगर किसी को एड्स है उसका खून आपको चढ़ा दिया जाए तो आपको भी हो जाएगा। लेकिन बातचीत करने से किसी खून का ट्रांसफर होता है? उसको छूने से खून का ट्रांसफर होता है? नहीं। तो इस सवाल की आंसर जो होंगे, उसने पूछा एड्स नहीं फैलता है, तो नहीं किससे फैलता है? बातचीत, किसी से आप बातचीत कीजिएगा एड्स वाले व्यक्ति से, आपको एड्स नहीं फैलेगा। ठीक है, बात आ गया समझ में? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसका क्या प्रभावित होता है? तो उसके प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब कि WBC प्रभावित हो जाता है। ठीक है, WBC प्रभावित हो जाता है। WBC क्या होता है? आपके बॉडी का गार्ड होता है, बॉडी गार्ड। आपके पूरे बॉडी का बॉडी गार्ड कौन सा होता है? WBC होता है, यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता WBC में होती है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है मसालों की रानी किसे कहते हैं? ऑप्शन है गोल मिर्च। ऑप्शन बी है आपका इलायची। ऑप्शन सी है लौंग। ऑप्शन डी है हल्दी। तो मसालों की रानी कहते हैं इलायची को। किसको कहते हैं? मसालों की रानी हम लोग किसको कहते हैं? इलायची को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इलायची होता है 2 टाइप का। इलायची कितने होता है? 2 टाइप का। जब आपको बड़ी इलायची की बात करें, बड़ी इलायची, तो बड़ी इलायची का जो उत्पादन सबसे अधिक होता है वह होता है कहाँ पर? सिक्किम में। बड़ी इलायची का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? सिक्किम में। ओनली इलायची की बात करें, यानी छोटी इलायची खास तौर पे, तो छोटी इलायची का जो उत्पादन होता है वह कहाँ होता है? केरला में। छोटी इलायची का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरला में। हल्दी की बात करें तो हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब आपको बता दें कि लौंग के बारे में आपके सामने क्वेश्चन पूछेगा, तो लौंग है क्या? लौंग क्या है? फूल की कली है। लौंग क्या है? फूल की कली, जिसको मसाले के रूप में हम लोग यूज करते हैं। हल्दी क्या है? हल्दी एक तना है। हल्दी क्या है? एक तना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है मीथेन गैस बनती है। ठीक है, तो मीथेन गैस जो बनाते हैं वह किससे बनाते हैं? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। दूसरा बोल रहा है कि सोडियम
फॉर्मेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। तीसरा क्या बोल रहा है कि सोडियम प्रोपाइनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। चौथा बोल रहा है एथेन का ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो मीथेन गैस जो बनता है वह सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं तब हमको बनता है मीथेन गैस बनता है। ठीक है, तो आपको बताना है किसमें, कमेंट में, कि मीथेन का सूत्र कैसा होता है। ठीक है, और आपको बता दें मीथेन का सूत्र तो आपको बताना है, लेकिन मीथेन के बारे में आपसे पूछेगा मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मार्स गैस हम मीथेन को कहते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को। ठीक है, मार्स का हिंदी मीनिंग होता है दलदल। ठीक है, मार्स मतलब मंगल ग्रह भी होता है। ठीक है, लेकिन दलदली वाला जो होता है, दलदली क्षेत्र में हमको क्या मीथेन गैस निकलता है। धान के खेत में भी मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, धान के खेत में भी मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, जब आपके आसपास पड़ोस में कोई कचरा उचरा रख देते हैं, घास फूस, वो जो सड़ता गलता तो वहाँ से भी मीथेन गैस निकलता। मीथेन गैस में क्या होता, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है। ठीक है, या क्या होता है, मीथेन गैस ऐसा होता है। ठीक है, बात समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपरूप हैं। हीरा ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के दो अपरूप हैं। इसमें मुख्य अंतर क्या होता है, ऑप्शन ए बोल रहा है चतुष्फलकीय संरचना और षटकोणीय संरचना। ऑप्शन बी बोल रहा है कि षटकोणीय संरचना एवं पंचकोणीय संरचना। ऑप्शन सी बोल रहा है हीरा सुचालक होता है, ग्रेफाइट कुचालक होता है। ऑप्शन डी बोल रहा है हीरा मुलायम होता है, ग्रेफाइट कठोर होता है। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कि हीरा और ग्रेफाइट में सबसे मेन अंतर जो है वह आपका क्या होता है, चतुष्फलकीय। हीरा का एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में 6 से जुड़े होते हैं। इसलिए ये ग्रेफाइट हो गया षटकोणीय, हीरा हो गया चतुष्फलकीय। इसका आंसर क्या हो गया, ये। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन आपका बोल रहा है कि षटकोणीय, तो ये उल्टा बोल रहा है, इसलिए आंसर नहीं। तीसरा बोल रहा हीरा सुचालक होता नहीं, हीरा विद्युत के कुचालक होते, जबकि ग्रेफाइट सुचालक होता है, ये भी उल्टा बोल रहा हीरा मुलायम होता नहीं, हीरा कठोर होता है। ठीक है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है। ठीक है, हीरा विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, बात आ गया समझ में। कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल, आप लोग पेंसिल जो लिखते हैं कॉपी पर पेंसिल, ठीक है, वह पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। क्या है, ग्रेफाइट को हम कभी कभी काला शीशा भी बोलते हैं। ग्रेफाइट का यूज परमाणु भट्ठी में भी किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज परमाणु भट्ठी में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है वह देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। ठीक है, तो शुष्क सेल, आप शुष्क सेल के बारे में पढ़े होंगे, जो आप घड़ी में यूज करते हैं, बैटरी खरीद के सेल। ठीक है, और घड़ी में, टॉर्च में, ये सब जो बैटरी करते हैं यूज, वो सब क्या होता है, शुष्क सेल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, धनात्मक। ऑप्शन बी है ऋणात्मक। ऑप्शन सी है धनात्मक और ऋणात्मक। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बता दें यह जो शुष्क सेल होता है यह एक बर्तन में बना होता है। यह जो बर्तन देखते हैं, यह बर्तन किसका होता है, जस्ता का। किसका होता है, यह बर्तन आपका होता है जस्ता का। ठीक है, तो यह क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है, जबकि ऐसे पैक करके ऊपर में आप देखिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो होता है यह क्या होता है, धन ध्रुव होता है। ठीक है, बात समझ गए। ठीक है, तो यानी कि जस्ता क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है। आपका आंसर क्या होगा, ऋण ध्रुव। ठीक है, आपको इस शुष्क सेल के बारे में बता दें कि शुष्क सेल में बोलेगा वोल्ट कितना होता है, तो यह हमेशा 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं बीच में जो लाइन खींचे, यह प्लस पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसको क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनोड। ठीक है, एनोड किसका बना होता है, कार्बन की छड़ का बना होता है, जबकि कैथोड किसका बना होता है, जस्ता का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए। अगला क्वेश्चन बोलता है विषाणु होते हैं, विषाणु मतलब वायरस होते हैं, क्या होता है, जीवित होता है, अजीवित होता है
दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो विषाणु देखिए पीछे आपको बताते हैं विषाणु क्या होता है। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक ऑफ क्या होता है निर्जीव यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की कड़ी होता है, यानी कि सजीव भी होता है और और क्या होता है निर्जीव भी होता है। यानी कि जब आपकी बॉडी में सजीव की बॉडी में जाएगा सजीव जैसा काम करे और कहीं पड़ा हुआ तो निर्जीव जैसा, यानी कि इसके में दोनों का गुण है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वायरस से होने वाले कुछ बीमारी देखिए पीछे भी आपको बताए थे, अभी क्या होता है अभी और बता देते हैं। वायरस से होने वाले कुछ बीमारी क्या होता है, एड्स, डेंगू, ज्वर। ठीक है, एड्स, डेंगू जो बुखार होता है किससे होता है, वायरस के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है, वायरस के। चेचक वायरस के कारण। रेबीज वायरस के कारण। छोटी माता वायरस के। गलसोत गाल जो बगल में आपका फूल जाता है यह भी वायरस के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपका बोल रहा है मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है A+, ऑप्शन बी है B+, ऑप्शन सी है AB+, ऑप्शन डी है O+। तो मानव शरीर में जो अधिक से अधिक पाया गया पूरे देखा गया तो उसमें O+ सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है, O+ सबसे ज़्यादा पाया गया। तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया है, आप पिछले वीडियो यदि देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, A, B और O। आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, कमेंट में बताइए। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं आप क्या करिए पूरा का पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, और अपने परीक्षा की तैयारी में अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है लाल त्रिकोण का संबंध किससे है। ठीक है, लाल त्रिकोण जो भी कहीं के आप देखते होंगे। ठीक है, तो ये परिवार कल्याण से है, क्या है, परिवार कल्याण से है, रेड क्रॉस से है, WHO से है, यूनिसेफ से है। ठीक है, तो लाल त्रिकोण जो भी देख रहे हैं, ठीक है, लाल त्रिकोण भी जैसा जो होता है इसका जो संबंध है वह किससे है, परिवार कल्याण से। किससे है, परिवार कल्याण से। ठीक है, जबकि रेड क्रॉस का सिंबल जो होता है वह क्या होता है, आपका प्लस जैसा होता है। रेड क्रॉस का संबंध कैसा होता है, प्लस जैसा होता है, लाल चिन्ह में प्लस होता है। ठीक है, यह होता है रेड क्रॉस। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई, तो रेड क्रॉस की स्थापना हुई 1863 में। कब हुई, 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। ठीक है, देखिए ये क्या है, WHO। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी हिंदी बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। WHO की स्थापना कब हुई, 1948 में। WHO की स्थापना कब हुई, 1948। बार बार बोल रहे हैं आप लोग, याद कीजिए। WHO की स्थापना कब हुई, 1948 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। ठीक है, समझ गए हैं। अगला इसमें देखिए यूनिसेफ, आपसे कभी कभी पूछा जाएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसकी स्थापना, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में। ठीक है, WHO से 2 साल पहले। ठीक है, चलिए, जबकि आपको कभी कभी पता है संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो वह 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है। ठीक है, बोलता है यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है आर्गन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी अम्ल देखिए, अम्ल का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, H, यानी कि H किसी भी अम्ल में होगा ही होगा। ठीक है, जैसे आप बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, तो कोई भी अम्ल की बात करें उसमें H रहता है। बात समझ गए। तो आपका क्या होगा, किसी भी अम्ल की प्रतिक्रिया हम जिंक से कराएंगे आपका निकलेगा हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, बात समझ गए। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? रेशम से बना होता है, कांच से बना होता है, उपयुक्त दोनों से बना होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होता है? कांच का बना होता है। क्या होता है? कांच का बना होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहाँ होता है? तो दूर संचार यानी कि टेलीफोन का जो तार टाइप का होता है उसमें तार में क्या इसका यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। आपसे पूछेगा ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो इसके आविष्कारक कौन है? तो इसका जवाब होगा फिलिप एंडरसन। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? फिलिप एंडरसन। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? फिलिप एंडरसन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? ऑप्शन ए है रासायनिक, ऑप्शन बी है भौतिक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन सी है आपका दोनों, और ऑप्शन डी आपका क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, रेगुलर आप वीडियो देखते हैं आपको पता होना चाहिए दही का जमना कौन सी रासायनिक है कि भौतिक है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से आपका दही बन गया, दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन पानी से आप बर्फ़ बना सकते हैं, बर्फ़ से पानी बना सकते हैं। तो यानी कि जब आप वापस काम कर लीजिएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक। वापस नहीं कर पाएंगे तो उसको बोलते हैं रासायनिक। आपको बोलेंगे दूध से दही बनाए तो बना लीजिएगा, लेकिन बोलेंगे दही से दूध बनाए नहीं बनेगा। ये कौन सा हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी आपके सामने आएगा आप उसको देखिएगा, उससे वापस बनता है तो अगर वापस बन जाएगा तो उसको बोलेंगे भौतिक, नहीं बनेगा तो उसको बोलेंगे रासायनिक। ठीक है, बात आ गया समझ में? आपको कुछ और भी उदाहरण देते, जैसे बोला मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया हुई? तो रासायनिक अभिक्रिया हुई। खाना का पचना कौन सी हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है, फिर यहीं पे बोलेगा मोमबत्ती का पिघलना। देखिए मोमबत्ती पिघल जाएगा, पिघला हुआ मोमबत्ती को फिर से आप मोमबत्ती बना दीजिएगा। तो पिघलने की बात किएगा तो आप बोलिएगा भौतिक, लेकिन वही बोलेगा जलने की बात आप क्या बोलेगा? रासायनिक। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः एंडोस्पर्म है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका है नारियल, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है अंगूर, ऑप्शन डी है आपका अमरूद। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का मतलब होता है भ्रूणपोष। क्या होता है? भ्रूणपोष। तो नारियल का क्या होता है? आप भ्रूणपोष खाते हैं। ठीक है, नारियल का भ्रूणपोष आप खाते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने सेब है, आपसे पूछेगा सेब का खाने वाला भाग कौन सा है? सेब का खाने वाला भाग कौन सा है? वह है पुष्पासन। सेब का खाने वाला भाग कौन सा है? पुष्पासन। ठीक है, अंगूर का खाने वाला भाग, अंगूर का खाने वाला भाग है फल भित्ति और बीजांड। ठीक है, फल भित्ति और बीजांड अंगूर का खाते, जबकि अमरूद का क्या खाते थे? फिर से वैसे ही फल भित्ति और बीजांड, यानी कि उसका बीज भी खा जाते हैं, पूरा फल भी खा जाते हैं। अंगूर में भी वैसे खाते हैं। ठीक है, तो फल भित्ति और बीजांड। कहेगा आम का क्या खाते? तो आम का खाते मध्य फल भित्ति, क्योंकि गुठली देखिए फेंक देते हैं, छिलका फेंक उसके बीच में रहता है, इसलिए आम का खाने वाला भाग कौन सा होता है? मध्य फल भित्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। क्या बोलता है? कांच में प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, फिर है 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, फिर क्या है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, कई बार हमने बताया है। ठीक है, तो देखिए कांच में प्रकाश का जो वेग होता है वह होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में आपको बताना है तो पानी में क्या होगा? पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान से आपको मानना, देखिए यहाँ पर था किलोमीटर, दोनों डेटा सेम है लेकिन किलोमीटर नहीं होता, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में
किस लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है बायफोकल लेंस, ऑप्शन डी है बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति को है ना, निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में उसको अवतल लेंस लगा के ठीक किया जाता है। ठीक है, जबकि इसी का उल्टा जो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष नहीं, दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। जबकि बायफोकल लेंस की बात करें तो किसी व्यक्ति को आप देखते होंगे, कोई टीचर वीचर आपके क्लास में पढ़ाते हैं तो उसके चश्मा देखिएगा, उसका चश्मा ऐसे होगा तो वहाँ पर नीचे में देखिएगा ऐसे होगा। इसका मतलब इसमें दो लेंस लगा हुआ। ठीक है, एक उत्तल एक अवतल। ठीक है, तो एक उत्तल लगा तो इसमें भी एक फोकस होगा, जो कि आपका एक लेंस यहाँ है, इसमें भी एक फोकस होगा। ठीक है, इसमें दो फोकस हो इसलिए इसका नाम है बायफोकल लेंस। ठीक है, तो बायफोकल लेंस किस में लगता है? जरा दृष्टि दोष में, यानी कि उसको दूर में भी देखने में दिक्कत होता है, नज़दीक में भी देखने में दिक्कत होता है, इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है, एक आंख में जो दोष होता है, ठीक है, वह दोष होता है अबिंदुकता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, उसको जब ठीक करना होता है तो उसमें लेंस लगाते हैं, उसको लेंस का नाम होता है बेलनाकार लेंस। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा एस्टिग्मेटिज्म में कौन सा लेंस लगाएगा? ठीक है, बेलनाकार लेंस लगा। एस्टिग्मेटिज्म में व्यक्ति को परेशानी क्या होती है? उसको ऐसे खड़ा लाइन और ऐसे गिरा लाइन, इसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। खड़ा को गिरा बोल सकता है, गिरा को खड़ा बोल देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम उसके सामने होता है। ठीक है, आँख में एक परेशानी होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं किया जा सकता, वह आनुवांशिक रोग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो समय का मात्रक नहीं है पूछा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लीप वर्ष, यह भी समय होता है। माइक्रो सेकेंड, यह भी समय होता है। लूनार महीना, यह भी समय होता है। बच गया प्रकाश वर्ष। आपको पता है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। तो उसने पूछा समय का नहीं है, तो दूरी का, तो समय का नहीं है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको ऑप्शन में बताना है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी दूरी होती है, यह आपको बताना है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी दूरी होता है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तभी चैनल ग्रो करेगा। चैनल ग्रो करेगा तब आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम लाएंगे। ठीक है, आपसे एकदम वादा है, आप चैनल को ग्रो करवाइए, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे जो आपके आने वाली सभी परीक्षा के लिए तैयारी करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 47, बोल रहा कि एक खिलाड़ी एक गेंद को क्षैतिज से विशिष्ट कोण पर मारता है। क्षैतिज परास का मान अधिकतम होगा जब कोण का मान निम्नलिखित में से होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जब आप कोई खिलाड़ी किसी को बैट से मारे, मान लेते ये बॉल है, तो अपने बैट के साथ इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना के मारेगा तो बहुत दूर जाके गिरेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर गिरेगा। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 60। ठीक है, ऑप्शन डी है 0 डिग्री। ठीक है, तो यह अधिक से अधिक गिरने के लिए 45 डिग्री चाहिए। ठीक है, अधिक दूरी तय करने के लिए कितने डिग्री पर मारना होगा? तो 45 डिग्री पर मारना होगा। ठीक है, तो आपको क्या पता है? इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको लिख के दिखाते हैं। फार्मूला मतलब रेंज। तो रेंज का फार्मूला जो होता है वह होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, अब बटा में जी होता है। क्या होता है? बटा में जी। ठीक है, बटा में क्या होता है? जी। आर बराबर, ये आपको फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, आर मतलब रेंज, बात समझ गए? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। ठीक है, आपके सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री पर। ठीक है, चलिए आपको कमेंट में बताना है। तो ये तो रेंज था, मतलब कि क्षैतिज दूरी आपको क्या करना था? फेंकना था। तो इसके लिए कितना फेंके थे? 45 डिग्री पर। लेकिन आपको बोलेंगे अधिकतम ऊंचाई पर जाना चाहिए, तब कितना डिग्री फेंकेंगे यह आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है वह देखिए।
48 देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ, क्या बोला, CH3CH2COOH, ठीक है। और इसको लाल फास्फोरस क्लोरीन के उपस्थिति में क्या किया, रिएक्शन कराया, जो कि जलीय क्या है, NOH के साथ, तब क्या बना है, B बना है। तो वही पूछ रहा है, ऐसा विक्रिया कराए हैं तो B इनमें से क्या है, ठीक है। तो इसको याद कीजिए, यानी जब CH3CH2COH, ठीक है। आपको कमेंट में बताना CH3CH2COH का नाम क्या होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, यहाँ COH है, COH एक एसिड है, एसिड, आप पूरा नाम आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन आपका क्या, जब ऐसा विक्रिया करा दे, ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल है आपका। उसके बाद दूसरा क्या है, टार्ट्रिक अम्ल है। तीसरा क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है। चौथा प्रोपेनोइक अम्ल है, ठीक है। तो प्रोपेनोइक अम्ल है। जब ऐसा भी क्रिया करेंगे तो बी जो आपका होगा वह बी आपका होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते, ये क्या है, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल किसमें मिलता है, टार्ट्रिक अम्ल किसमें मिलता है, इमली में मिलता है। लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है, खट्टे दूध में मिलता है। टार्ट्रिक एसिड अंगूर में भी मिलता है, ठीक है। अब एक है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग आप कपड़े में जंग लग जाएगा, धब्बा लग जाएगा जंग, तो उसको छोड़ने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है 49। एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु मीनार की चोटी पर से गिराया गया, हवा का प्रतिरोध नगण्य माना गया, तो कौन सी वस्तु जमीन पर प्रथम पहुंचेगी, पहले पहुंचेगी। ऑप्शन ए है हल्की, ऑप्शन बी है भारी, ऑप्शन है दोनों वस्तुएं एक साथ, ऑप्शन डी है मालूम नहीं, ठीक है। तो देखिए हवा की नगण्य माना गया, तो ऐसे स्थिति में भारी रहे या हल्का रहे, तो कोई भी वस्तु रहे, वह वस्तु जमीन पर दोनों क्या होगा, एक ही साथ गिरेगा। दोनों क्या गिरेगा, एक ही साथ आपका गिरेगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या है, दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर आएगी, ठीक है। दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर आएगी, क्यों, क्योंकि पृथ्वी सभी वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल समान लगाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है, समान ताप की दो गेंद टकराने पर निम्नलिखित में से किस राशि का संरक्षण होता है, ठीक है। तो जब टकराएगा तो कौन राशि संरक्षित होगा, ऑप्शन ए आप देखिए ताप, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी है समवेग, ठीक है। तो जब समान ताप पर दो गेंद टकराएगी तो आपका समवेग संरक्षित होगा, क्या होगा, समवेग संरक्षित होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हुआ। आगे थोड़ा सा और सुनिए, जब समवेग की बात करते हैं आपके सामने क्वेश्चन आएगा, समवेग को किसे नोट करते हैं, पी से, ठीक है। पी बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पी बराबर क्या होता है, एम इंटू भी, ठीक है। पी बराबर एम इंटू भी, इसको बोलते हैं संवेग। अब आपको संवेग का ऐसा ही मात्रक बोलेगा, तो संवेग का ऐसा ही मात्रक, एम का ऐसा ही मात्रक होता है केजी, क्या होता है, एम का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केजी, जबकि भी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इसलिए क्या हुआ, केजी मीटर पर सेकेंड, संवेग का ऐसा ही मात्रक हुआ, ठीक है। तो दोस्तों आपके ये 50 क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। दोस्तों आप लाइक करके जरूर जाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ओके।